गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। आज अपन लोग पृष्ठीय रसायन 5वां पाठ चल रहा था अपने पास, जिसके अंदर आपके अधिशोषण वगैरह बता दिए थे। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो कोलाइड के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ का जो सबसे लंबा लेंथी पोर्शन है वो अपना कोलाइड है। तो इस पीरियड के अंदर कुछ कोलाइड के बारे में, उसके प्रकार वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज़ होती है कोलाइड वगैरह। ठीक है, ध्यान से समझें आप लोग। कोलाइड के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। ये टॉपिक इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास PDF है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात सन 1861 की है। ठीक है ना। एक साइंटिस्ट हुआ था थॉमस ग्राम। कौन हुआ था आपके सन 1861 में? साइंटिस्ट कौन सा था भाई आपके? थॉमस ग्राम। ठीक है ना। इस थॉमस ग्राम ने क्या किया कि कुछ पदार्थों का जेली विलियन बनाकर क्या है उसको चर्म पत्र में से गुजारा। क्या किया थॉमस ग्राम ने? कुछ पदार्थों का जेली विलियन बनाकर क्या किया, उसको चर्म पत्र में से गुजारा। ठीक है, जेली विलियन बनाकर उसको किस में से गुजारा? एक चर्म पत्र में से आपके गुजारा। ठीक है ना। चर्म पत्र या जानत झिल्ली में से गुजारा। तो इसने गुजार कर दो निष्कर्ष निकाले। ठीक है, क्या देखा इसने कि कुछ पदार्थों का जेली विलियन तो इस चर्म पत्र में से क्या होता है, गुजर जाता है। कुछ पदार्थों का जेली विलियन इस चर्म पत्र में से गुजर जाता है और कुछ पदार्थों का जेली विलियन इस चर्म पत्र में से नहीं गुजरता। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप लोग कि जिन पदार्थों का जेली विलियन इस चर्म पत्र में से गुजर जाता है उसको तो अपन कहते हैं क्रिस्टलाल। क्या कहते हैं उन्हें? कहते हैं क्रिस्टलाल। जिन पदार्थों का जेली विलियन गुजर जाता है उसे कहते हैं क्रिस्टलाल। जैसे आपके शक्कर वगैरह है, नमक का जो विलियन है वो क्या है, इसमें से गुजर जाता है। और जिन पदार्थों का जेली विलियन इस चर्म पत्र में से नहीं गुजरता उन्हें अपन क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? कोलाइड के नाम से अपन लोग जानते हैं। तो 1861 में थॉमस ग्राम ने क्या किया, कुछ पदार्थों का जेली विलियन बनाकर उसको किस में से गुजारा? चर्म पत्र में से गुजारा। तो इसने क्या देखा, कुछ पदार्थों का जेली विलियन चर्म पत्र में से गुजर जाता है। जिनका गुजर जाता है उसे तो क्रिस्टलाल कहते हैं और जिनका नहीं गुजरता उन्हें क्या कहते हैं अपन लोग? कोलाइड कहते हैं। जैसे आपको बताऊँ, स्टार्च है, गोंद है, इत्यादि का विलियन। जैसे स्टार्च वगैरह है, गोंद वगैरह है, इनका क्या है, विलियन इसमें से नहीं गुजरता। ठीक है ना भाई। तो दो हो गए, एक तो क्रिस्टलाल हो गया और एक क्या हो गया, कोलाइड। लेकिन अपने को यहाँ क्रिस्टलाल से कोई लेना देना नहीं है, अपनी बात सिर्फ किससे संबंध होगी, कोलाइड से। लेकिन देखो आपको बताऊँ मैं, कुछ समय बाद में थॉमस ग्राम ने ये रियलाइज़ किया कि भाई आपके एक्चुअल में क्रिस्टलाल और कोलाइड क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाल और कोलाइड क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो फिर इसने क्या किया, विलेय के कणों के आकार के आधार पर इसकी परिभाषा दी। किसके आधार पर? विलेय के कणों के आकार के आधार पर क्या है आपकी, इनकी परिभाषाएं आपके दी गई। ठीक है, तो अब आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, विलेय के कणों के आधार पर जो विलियन होता है ना, वो आपके 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन और निलंबन। 3 तरह का बनता है। एक तो बनता है आपके वास्तविक विलियन। कौन सा बनता है? वास्तविक विलियन बनता है। ठीक है ना, ये वास्तविक विलियन। दूसरा जो बनता है वो बनता है कोलाइडी विलियन। कौन सा बनता है? कोलाइडी विलियन बनता है। और जो तीसरा प्रकार बनता है वो बनता है निलंबन। तीसरा प्रकार कौन सा बनता है? निलंबन। वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन, और तीसरा जो टाइप है वो कौन सा होगा? निलंबन होगा। तो ये एक टेबल बनती है, मैं आपको बताऊँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। वैसे तो अंतर इसमें 8-10 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन आप अंतर इसमें बता देता हूँ। तीनों में मेन अंतर क्या है। शुरुआती अंतर इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो इनके कौन कौन से गुणधर्म के अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बता रहा हूँ, वास्तविक विलियन होता है, इसमें विलेय के कणों का आकार क्या है। ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, विलेय के कणों की आकार की बात करते हैं। तो वास्तविक विलियन में विलेय के कणों का जो आकार है ना, वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना।
विलेय के कणों का आकार क्या है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि निलंबन में आकार जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। निलंबन में जो आकार है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक। विलेय के कणों का आकार इनमें 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम और इनमें 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक। कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड में जो आकार है वो 10⁻⁻5 to 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य का होता है। 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ के मध्य का होता है। तो ये कणों का आकार जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, इसमें 10⁻⁵ से 10⁻⁷ और इसमें 10⁻⁵ से अधिक। अब इसमें कई बार देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है ना। कई बार इसमें आकार ये भी दिया हुआ है कि इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम। इसका आकार होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक, ये 1000 नैनोमीटर से अधिक, और इसका आकार 1 से लगाकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। लेकिन अपनी बोर्ड की किताब के हिसाब से ये दिया हुआ है, तो ये अपन लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है ना। 1 नैनोमीटर से कम, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और ये क्या है, 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, आपके अधिक होता है। ठीक है ना। तो ये पहला होता है आपके इनका आपके कणों का आकार। दूसरा गुण जो मैं आपको बता देता हूँ वो बता रहा हूँ इनकी आपके प्रकृति कैसी होती है। दूसरा गुण क्या है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखो वास्तविक विलयन जो होता है ना, ये समांगी प्रकृति का होता है। वास्तविक विलयन कैसी प्रकृति का होता है, समांगी प्रकृति का होता है, जबकि कोलाइड विलयन जो है वो विषमांगी प्रकृति का। ये कैसी प्रकृति का होता है, कोलाइड विलयन कैसी प्रकृति का, विषमांगी प्रकृति का। और निलंबन जो होता है ये भी क्या होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। वास्तविक विलयन समांगी का, कोलाइड विषमांगी का, और निलंबन भी कैसी प्रकृति का, विषमांगी प्रकृति का होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो बता रहा हूँ आपके, तीसरा बता रहा हूँ प्रावस्था। देखिए याद रखना, वास्तविक विलयन जो होता है इसमें सिर्फ एक ही प्रावस्था होती है, यानी विलेय और विलायक दोनों एक ही दिखते हैं आपके। कोलाइड विलयन में आपकी 2 प्रावस्थाएं होती है, और निलंबन के अंदर भी कितनी प्रावस्था होती है, 2। वास्तविक विलयन में 1 प्रावस्था, कोलाइड विलयन में 2 प्रावस्था, और निलंबन के अंदर भी क्या होती है, 2 प्रावस्था आपके होती है। ठीक है। तो ये तीसरा गुण हो जाता है प्रावस्था। चौथा बता रहा हूँ आपके दृश्यता। क्या बता रहा हूँ आपकी दृश्यता। दृश्यता का मतलब देखना। ठीक है ना। तो वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं ना, इनको सामान्यतः आपके सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इनको क्या है, आपके सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना, नहीं देख सकते अपन लोग। जबकि आपको बताऊं कोलाइड विलयन में जो विलेय की परावर्तित पुंज है ना, उसको देखा जा सकता है। इसमें क्या है, किसको देख सकते हैं, परावर्तित जो पुंज होती है ना, उसे देख सकते हैं। और निलंबन में जो कण है उनको साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है। उनको किससे, आपके साधारण आंखों से क्या है, देखा जा सकता है। समझ गए बात को। इसमें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, इसमें परावर्तित पुंज को देख सकते हो, इसमें साधारण आंखों से भी आप नहीं देख सकते। ये 4 अंतर इसमें क्या है, बहुत मायने आपके रखते हैं। और भी छोटे छोटे अंतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे 5वां अंतर बताऊंगा आपको इसमें, ब्राउनी गति। 5वां कौन सा है, ब्राउनी गति। ठीक है ना। देखिए इसी पार्ट के अंदर आपको लास्ट में ब्राउनी गति भी पढ़ाई जाएगी। तो ब्राउनी गति के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो वास्तविक विलयन ये ब्राउनी गति आपके नहीं दर्शाते, कोलाइड विलयन ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं। ठीक है। और जो निलंबन है ये फिर ब्राउनी गति आपके नहीं दर्शाते। ठीक है ना। ये ब्राउनी गति क्या है, आपके नहीं दर्शाते। ठीक है। इसी तरह से और देखिए अपन इनके गुणों के बात करते हैं। ब्राउनी गति होगी तो ध्यान रखना, पहला कणों का आकार बता दिया, दूसरी प्रकृति, तीसरी प्रावस्था, चौथा दृश्यता, 5वीं ब्राउनी गति। 1-2 गुण और बताता हूँ इसके अंदर आपको। टिंडल प्रभाव।
कौन सा बता रहा हूँ आपके, टिंडल प्रभाव आपके बता रहा हूँ। छठा क्या है, टिंडल प्रभाव, ये भी इसी पार्ट के अंदर आपको पढ़ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस ब्राउनी गति और इस टिंडल प्रभाव, इन दोनों में से कोई न कोई एक गुण आपकी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सेम चीज होती है, वास्तविक विलियन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, जबकि कोलाइडी विलियन आपका टिंडल प्रभाव दर्शाता है, और निलंबन आपका टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। निलंबन टिंडल प्रभाव आपके नहीं दर्शाता, ठीक है ना। तो 6 अंतर हो गए। 7वां बताना चाहें तो बता सकते हैं गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। क्या बता सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो इनमें तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव लगभग नगण्य होता है। कोलाइडी विलियन में भी कह सकते हैं नगण्य के आसपास पड़ता है, जबकि निलंबित कण जो होते हैं ना, ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वास्तविक विलियन में नगण्य होता है, कोलाइडी में भी लगभग नगण्य ही माना जाता है, जबकि निलंबित कण आकार में बड़े होते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आपके दर्शाते हैं। समझ गए बात को। तो ये इस तरह से वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन के अंदर आपके कितने गुण हो गए, 6-7 गुण मैंने आपको बता दिए, जिसमें जो शुरू के 4 गुणधर्म हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट गुणधर्म आपके होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन। अब देखिए अपने इस पार्ट के अंदर जो टॉपिक है वो कोलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोलाइड के बारे में अपना पूरा डिस्कस करना है, ठीक है ना। ध्यान में जरूर रखना कि ये निलंबन वगैरह वास्तविक विलियन क्या होता है। तो अब आगे जो अपने पास जो बात है कोलाइड के अंदर, देखिए कोलाइड के अंदर सबसे पहले तो देखो 5-6 भाग इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। 6 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले ये तो कोलाइड के बारे में हो गया। कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण पढ़ाया जाता है, कोलाइडी विलियन बनाने की विधियाँ पढ़ाते हैं, कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण पढ़ाते हैं, कोलाइडी विलियन के गुणधर्म पढ़ाते हैं, कोलाइडी विलियन के उपयोग पढ़ाते हैं। इस तरह से 6 भाग इसके अंदर आपके होते हैं। फिर से बता देता हूँ, वर्गीकरण पढ़ाते हैं, वर्गीकरण के अलावा इसके अंदर आपके बनाने की विधियाँ पढ़ाते हैं, कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण पढ़ाते हैं, है ना। शुद्धिकरण के अलावा इनके गुणधर्म है, उपयोगिता इत्यादि पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको आज इसका क्लासिफिकेशन के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण, ठीक है ना। एक तो कोलाइडी विलियन की सबसे पहले थोड़ी आपको प्रावस्थाएं बतानी पड़ेगी और वर्गीकरण, इसके बारे में कोलाइडी विलियन की प्रावस्थाएं एवं वर्गीकरण की अपन लोग बात करते हैं, ठीक है भाई। प्रावस्था और किसकी बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो प्रावस्था समझनी बहुत जरूरी होती है। क्या प्रावस्था है, देखो सबसे पहले तो ये बताने से पहले आपको देखो बार 11th में भी बताया जाता है, विलियन कहते हैं, 2 शब्द दिमाग में आते नहीं आते। एक तो आता है विलय और एक आता है विलय। विलियन कहते ही 2 शब्द काम में आते हैं, एक तो आता है विलय और एक क्या आता है, विलय आपके काम में आता है, ठीक है ना। आप सब जानते हो विलय का मतलब जिसे, और विलय का मतलब क्या होता है, जिसमें घोला जाता है, ठीक है ना। विलय का मतलब जिसमें घोला जाता है। इसी तरह से अब इसमें अगर मैं आपके आगे कोलाइडी विलियन लगा दूँ, शब्द क्या लगा दिया, कोलाइडी विलियन लगा दिया, तो अब थोड़ा शब्द का फर्क है और कुछ नहीं है बेटे। कोलाइडी विलियन अगर लगा देवे अपन लोग, तो अब इसकी भी 2 प्रावस्था होती है। एक तो होती है परिक्षेपित प्रावस्था और एक होती है परिक्षेपण प्रावस्था। 2 है, एक तो होती है परिक्षेपित प्रावस्था, ठीक है, और एक कौन सी होती है, परिक्षेपण प्रावस्था। एक तो परिक्षेपित प्रावस्था और एक कौन सी होती है, परिक्षेपण प्रावस्थाएं आपके होती है। परिक्षेपित प्रावस्था और दूसरी कौन सी है, परिक्षेपण प्रावस्थाएं आपके होती है, ठीक है ना। तो कोलाइडी विलियन 2 प्रावस्थाओं में मिलता है, एक तो परिक्षेपित प्रावस्था और एक क्या है, परिक्षेपण प्रावस्थाओं के अंदर मिलता है। क्या डेफिनेशन होती है दोनों की, ध्यान से समझना। ये शब्द बार बार अब अपने काम में आने वाले शब्द हैं, ठीक है ना।
तो पहला है परिशिपित प्रावस्था। फर्स्ट परिशिपित प्रावस्था, ठीक है। परिशिपित प्रावस्था, ठीक है, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? परिशिपित प्रावस्था। वह घटक जो विलयन में क्या है आपके कम मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है ना भाई, क्या कहलाती है? परिशिपित प्रावस्था कहला, यानी जो कम, जैसे विलय कम होता है ना, तो परिशिपित भी क्या होता है? कम होता है। इसी तरह से दूसरी कौन सी बताई थी? परिक्षेपण प्रावस्था। सेकंड कौन सी? परिक्षेपण प्रावस्था। तो सिंपल सी बात है, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? परिक्षेपण प्रावस्था कहलाते हैं। वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, क्या हो आपके? अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं अभी आपके? परिक्षेपण प्रावस्था कहलाती है, ठीक है ना। जो कम है वो परिशिपित, जो ज्यादा है वो परिक्षेपण। देखो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं शब्द में, तो याद रखो आधा प है यानी कम है तो कम, और ये पूरा प है ज्यादा है तो आपके, इन दोनों शब्दों के आधार पर याद रखना। जैसे अपने चित्र से भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये किसी का विलयन है, ठीक है ना, अब देखिए इसमें कौन सी परिशिपित और कौन सी परिक्षेपण है। तो बड़े बड़े गोले तो आपको कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके? परिशिपित। जो कम है वो कौन से हो जाएंगे? परिशिपित हो जाएंगे, और जो ज़्यादा है वो कौन से हो जाएंगे? परिक्षेपण हो जाएंगे। वो कौन से हो जाएंगे आपके? परिक्षेपण हो जाएंगे, ठीक है ना। वो कौन से हो जाते हैं? परिक्षेपण आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रावस्थाएं हैं, याद रखना सब। जो कम है वो परिशिपित है, जो ज़्यादा है वो क्या है? परिक्षेपण प्रावस्था आपके होती है, ठीक है ना भाई। तो ये तो होती है इसकी प्रावस्थाएं। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? इसके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण वैसे तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। आज मैं आपको 2 तरह का वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, ठीक है, 3 अवस्थाओं के आधार पर ये क्लासिफिकेशन इनका पढ़ा जाता है, ठीक है ना। वर्गीकरण कितने आधार पर? 3 आधार पर इनका क्या होता है? वर्गीकरण आपके होता है। सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये तो पहला तो नॉन इम्पोर्टेंट है, एक टेबल होती है आपकी, फिर भी बता देता हूँ। परिशिपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर, परिशिपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। परिक्षेपण प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर, के फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब इसमें कोई भी अवस्था हो सकती है आपके, भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। तो एक टेबल बनती है, 8-9 प्रकार का विलयन इसमें बनता है। जैसे एक उदाहरण बता, 1-2 उदाहरण बता देता हूँ आपको मैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपके ये परिशिपित प्रावस्था है, ठीक है, और ये मान लीजिए परिक्षेपण प्रावस्था है, ठीक है, ये परिक्षेपण प्रावस्था है, ठीक है। जैसे आपको बताता हूँ, मान लीजिए परिक्षेपण प्रावस्था आपकी द्रव है और परिशिपित प्रावस्था आपकी ठोस है, ठीक है ना। ये क्या है? ठोस। परिक्षेपण प्रावस्था द्रव यानी जो ज़्यादा है वो द्रव है, और परिशिपित प्रावस्था क्या है? ठोस, ठीक है ना। तो इस तरह का जो सोल बनता है, या इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? सोल। आपको बता देता हूँ, ये सोल आपको प्रैक्टिकल में लैब में बनाना होता है। जैसे द्रव आपने ले लिया पानी, और ठोस मान लीजिए ले लिया गोंद, ठीक है ना। तो किसका सोल बन जाएगा? गोंद का सोल। किसका सोल बन जाएगा? गोंद का सोल आपके बन जाता है। तो अपने गोंद है, स्टार्च है, इनके सोल बनाने प्रैक्टिकल के कोर्स में, ठीक है।
परिक्षेपण यानी ज्यादा क्या ले लिया, द्रव यानी पानी ले लिया आपने, और परिक्षेपित कम क्या ले लिया, जैसे गोंद का सॉल्व बना रहे हैं तो गोंद ले लिया, स्टार्च का सॉल्व बना रहे हैं तो क्या ले लिया भैया आपने, स्टार्च ले लिया। ठीक है, तो परिक्षेपित ठोस और परिक्षेपण द्रव होना तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। चलो एक उदाहरण बेटे और बताता हूँ इसके अंदर। मान लीजिए आपके परिक्षेपित प्रावस्था, ये परिक्षेपित प्रावस्था द्रव है, ठीक है, और अपनी परिक्षेपण प्रावस्था भी क्या है, द्रव है। आया अभी ये सब पॉइंट, परिक्षेपण प्रावस्था भी क्या है, द्रव, परिक्षेपित प्रावस्था भी द्रव और परिक्षेपण प्रावस्था भी द्रव, यानी दोनों प्रावस्थाएं क्या है, द्रव। तो जब दोनों प्रावस्थाएं द्रव होती है ना तो उसे अपन लोग इमल्सन कहते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, इमल्सन या पायस, क्या कहते हैं उसे, इमल्सन या पायस के नाम से जानते हैं। बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा पायस या इमल्सन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पायस जब परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था दोनों ही द्रव हो तो वो क्या कहलाता है, इमल्सन या पायस आपके कहलाता है। जैसे उदाहरण आपके अगर पूछ ले इमल्सन या पायस के तो सबसे बढ़िया उदाहरण है दूध और जल का। किसका है, दूध और जल का एग्जाम्पल इसके अंदर आपके मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। दूध में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं नहीं मिलाते, ठीक है ना। तो दूध भी द्रव है और पानी भी क्या है, द्रव है, तो वो इमल्सन या पायस है। और बताऊँ आपको, जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, ठीक है ना, शराब पीने वाले क्या करते हैं, शराब के अंदर सोडा मिलाते हैं, या जैसे मान लीजिए कुछ पानी मिला के पीते हैं, ठीक है ना, एल्कोहल कहते हैं उससे, ठीक है ना। तो वो भी क्या है आपका एक प्रकार का इमल्सन या पायस होता है। तो ये होता है आपके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, इसके आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है ना भाई। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपके अंतःक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर, परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर, ठीक है। वर्गीकरण का दूसरा आधार होता है उनके मध्य अंतःक्रिया के आधार पर। ये 2020 का क्वेश्चन था, आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मैंने तो पूरा पेपर पूरा स्टडी किया 3 बार, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अंतःक्रिया के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का आपके होता है। 2 प्रकार में सबसे पहला ये जो प्रकार है इसका वो आता है द्रव स्नेही। कौन सा है, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही या कौन सा होता है, द्रव रागी कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। और दूसरा होता है द्रव विरोधी। बी कौन सा होता है, द्रव विरोधी आपके होता है, या जिसे अपन लोग द्रव वैरागी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव वैरागी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो नाम ही अपने आप में जवाब है भाई, द्रव स्नेही और द्रव रागी, ठीक है। द्रव स्नेही किसे कहते हैं, कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था के मध्य क्या होता है, स्नेह होता है। क्या कहा मैंने, किस किस के बीच में, परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था के मध्य क्या होता है, स्नेह होता है। यानी ये दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ये दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे, स्नेह का मतलब ही क्या होता है, आकर्षित करना। ये दोनों प्रावस्थाएं अपने आप को एक दूसरे की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या कहलाता है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। यानी वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था के मध्य क्या होता है, स्नेह होता है। दोनों प्रावस्थाएं अपने आपको एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है, ठीक है भाई। दूसरी एक और खासियत है, ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है ये स्थायी सॉल्व होते हैं। ये क्या बनते हैं, स्थायी होते हैं। इसके अलावा ये आपके उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी है, ये आपके उत्क्रमणीय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, ये जो स्टार्च है, गोंद है, ये सब क्या होते हैं, द्रव स्नेही। स्टार्च का है, गोंद का है, ठीक है ना, ये सब कैसे सोल हैं, द्रव स्नेही सोल होते हैं। अब आ जाओ भी दूसरा कौन सा है, द्रव विरोधी या द्रव वैरागी। नाम से ही पता चल रहा है, खुद अपने आप में जवाब दे रहा है अपना, विरोधी। विरोधी का मतलब होता है विरोध करना। विरोधी का मतलब क्या होता है, विरोध करना। यानी
इसमें दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे का क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है ना। यानी परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण प्रावस्था दोनों एक दूसरे का क्या करती है, विरोध करती है। दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे का क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है भाई। दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे का क्या करती है, विरोध आपके करती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सोल होता है अस्थायी होता है, कैसा होता है, अस्थायी होता है, और कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय सोल ये आपके होता है, ठीक है ना। और अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहे अपन लोग तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, धातुओं और धात्विक सल्फाइडों के जो सोल है, इसके धातुओं के और धात्विक सल्फाइडों के जो सोल हैं वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। धातुओं के हैं, धात्विक सल्फाइडों के इत्यादि के सोल द्रव विरोधी सोलों के अंदर आते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका वर्गीकरण का कौन सा आधार हो जाता है, दूसरा आधार हो जाता है। कितना आधार हो जाता है, दूसरा आधार आपके हो जाता है, ठीक है ना। पहला तो था भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा था अंतःक्रिया के आधार पर, तीसरा जो होता है ना वो होता है आणविक बलों के आधार पर। तीसरा कौन सा होता है, आणविक बलों के आधार पर। उसमें आपको 3 प्रकार पढ़ाए जाते हैं। आणविक बलों के आधार पर बहुआण्विक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड, और तीसरा होता है सहचारी कोलाइड। बहुआण्विक, वृहद आणविक और तीसरा सहचारी कोलाइड, जिसमें क्या है, मिसेल निर्माण को बताया जाता है, जिसमें मिसेल निर्माण की क्रियाविधि बताई जाती है, ठीक है। तो वो तीसरा जो पोर्शन है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस पीरियड के अंदर आपके अपन ने कोलाइड शुरू किया था, जनरल रिपीट कर देता हूँ। कोलाइड के अंदर जनरल कोलाइड की डेफिनेशन थी, उसके बाद में अपने पास में जो आपको बताया गया विलियन जो था 3 प्रकार का था, कोलाइडी था, निलंबन था, और कौन सा था भाई, वास्तविक था, ठीक है ना। और क्या बताया इसके अंदर आपको, इसके अंदर अंतर बताने के बाद प्रावस्थाएं बताई थी। तो 2 प्रावस्थाएं, परिक्षेपित और परिक्षेपण, उन्हीं प्रावस्थाओं के आधार पर अपना वर्गीकरण चलता है, ठीक है ना। वर्गीकरण के अंदर पहला तो बता दिया फिजिकल स्टेट के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर, अंतःक्रिया के आधार पर, और तीसरा होता है आणविक बलों के आधार पर, जिसमें बहुआण्विक है, वृहद आणविक कोलाइड वगैरह है आपके, ठीक है ना, सहचारी कोलाइड वगैरह है। तो ये जो कोलाइड वाला पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बेटे, ठीक है ना। इसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, तो जो हमेशा डायग्राम वाले क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसके चित्र भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आपके इसमें आपको बताऊँ मैं 2020 के अंदर एक तो ये द्रव स्नेही द्रव विरोधी वाला क्वेश्चन था ही, इसके अलावा आपके कोलाइड विलयन बनाने की एक विधि होती है, विद्युत आर्क विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि, वो विधि भी इसके अंदर आपके पूछी गई थी, ठीक है भाई। तो जो बात बताई गई है उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है ना। अगली क्लास के अंदर इसके आगे का वर्गीकरण है, कोलाइड के जितने भी टॉपिक है वो सब आपको ऑनलाइन इस तरह से ही पढ़ा दिए जाएंगे। जैसे ये देखो अपने किताब का सबसे लंबा चैप्टर है ये, पृष्ठीय रसायन सबसे लंबा चैप्टर होता है, तो इसके अंदर टॉपिक भी आपको मैं बताऊँ कम से कम 57-58 टॉपिक के आसपास है, ठीक है ना। तो हर टॉपिक को अच्छी तरह से अपने को पढ़ना है, ठीक है भाई। धन्यवाद।